स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है इसका एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के सामने, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, विश्व राजनीति वाली, उसके मैंने 30 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर छाटे हैं जो कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक में से मात्र 30 क्वेश्चन, ओनली 30 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वीडियो जो है वो मतलब कि लाइव चल रही होगी, तो आप वीडियो के साथ में लाइव चैट में जाके या फिर कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर, जो MCQ क्वेश्चन आंसर है, इनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ देखिए आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न, शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष था? शीत युद्ध जो है वो किन दो विचारधाराओं के बीच में हो रहा था? उदारवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी और उदारवादी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर बताइए। जी हाँ, इसका आंसर होगा सेकंड वाला सही, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी जो था वो अमेरिका की विचारधारा थी और साम्यवादी सोवियत संघ की विचारधारा थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता कौन थे? यानी कि जब क्यूबा मिसाइल संकट आया था 1961-62 में, उस दौरान क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन है जॉन एफ कैनेडी, निकिता खुश्चेव, फिदेल कास्त्रो या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए इसका, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर है आंसर 3, फिदेल कास्त्रो। क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता थे फिदेल कास्त्रो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है, मिलान करना है सन के हिसाब से, यानी कि डेट वाइज आपको मिलान करना है। अफगान संकट, बर्लिन की दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन और रूसी क्रांति। तो अफगान संकट देखिए, जो सबसे आसान से वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है, फिर सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में। अगर अब आपको पता नहीं है कि अफगान संकट कब आया था, तो बचता है एक ही ऑप्शन, 1979। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मिलान भी आसानी से कर पाएंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चीन में मुक्त द्वार की जो नीति है वो किसके नेतृत्व में अपनाई गई? यानी कि खुले द्वार की जो नीति है वो चीन में किस नेता के नेतृत्व में अपनाई गई थी? आपके ऑप्शन है देंग शाओपिंग, चाउ एन लाई, जियांग या इनमें से कोई नहीं। तो चीन में मुक्त द्वार की जो नीति है वो किसके नेतृत्व में अपनाई गई थी? आंसर दीजिए दोस्तों इसका जल्दी जल्दी। जी हाँ, इसका आंसर है देंग शाओपिंग। किसके द्वारा? देंग शाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि निम्न में से कौन सी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है? ISI, मोसाद, रॉ या CBI? आंसर दीजिए दोस्तों इसका जल्दी जल्दी। जी हाँ, इसका आंसर है आंसर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है ISI। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। वहीं ये जो मोसाद है ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपके ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या भारत। आंसर दीजिए दोस्तों इसका जल्दी जल्दी। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? जी हाँ, सार्क का मुख्यालय है नेपाल में, यानी कि काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी मिलान है। ठीक है, तो मिलान इसका देखिए कैसे करेंगे, सही मिलान करना है। सबसे पहला है सीटो। देखिए इसमें से जो आसान से पहले हम वो कर लेते हैं। USA में क्या था? पूंजीवाद। एक सेकेंड, USA में क्या था? पूंजीवाद था। ठीक है, USSR में क्या था? साम्यवाद था। ठीक है, उसके बाद जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। ठीक है, अब बचा सेंटो और सीटो। तो सीटो की स्थापना हुई थी 1954 में। अब एक ही बचता है सेंटो, तो सिंपल सी बात है 1955। ठीक है, आई होप इसका मिलान भी आप समझ गए होंगे। बहुत ईजी है दोस्तों मिलान करना। पहले जो आसान लगता है वो कर लीजिए, उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा सिंपल सी बात है, जब कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही बचा है, तो उसका वही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन है वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवास,
प्रवाह, प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश से विभिन्न देशों के बीच में वस्तु, व्यक्ति, विचार, पूंजी, इन सभी का आदान प्रदान, यानी कि प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रवाह। ऑप्शन सेकंड सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ को जो वर्तमान महासचिव हैं वो कौन है? आपके ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, वान की मून, ठीक है, डेंग हेमरशोल्ड, कोफी अन्नान। तो यूएनओ के महासचिव कौन है? आंसर दीजिए दोस्तों का जल्दी जल्दी। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका आंसर सही है दोस्तों, फर्स्ट। कौन है? एंटोनियो गुटेरियस, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए, WTO किसका उत्तराधिकारी है? WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये किसका उत्तराधिकारी है? आपके ऑप्शन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का, विश्व बैंक का है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है या संयुक्त राष्ट्र संघ का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। WTO किसका उत्तराधिकारी है? WTO उत्तराधिकारी है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का, ठीक है, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसमें क्या है, कुछ संधियां दी गई हैं, ठीक है, कुछ जो पूर्ण रूप हैं वो दिए गए हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संधि का पूर्ण रूप गलत है? पहली है साल्ट, स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अस्त्र परिसीमन संधि, ये सही है। दूसरा है LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि सीमित परमाणु संधि, ये भी सही है। NPT, नॉन मतलब कि परमाणु अप्रसार संधि है। फिर फोर्थ है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक व्यापारिक संगठन। तो इसमें से सिंपल सा आंसर दोस्तों कौन सा गलत हो जाएगा? फोर्थ वाला, कि नाटो की जो पूर्ण रूप है वो गलत है, क्योंकि नाटो की फुल फॉर्म होगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड की जगह होगा ट्रीटी, और यहाँ पे व्यापारिक की जगह होगा संधि संगठन, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? ठीक है, आपके ऑप्शन है चेचन्या और दागिस्तान, चेचन्या और तुर्कमेनिस्तान, दागिस्तान और अजरबैजान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे रूस के कौन से वे दो गणराज्य थे जहां पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? पहला वाला, चेचन्या और दागिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आसियान के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि आसियान से संबंधित यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, सही है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है, सही है। आसियान के संस्थापक देशों में सम्मिलित हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये भी सही है। तो आसियान के बारे में उपरोक्त सभी कथन सही होंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए थे उनके बारे में आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। कौन सा युद्ध कब कब हुआ था? तो सबसे पहला है 1947 और 8 का युद्ध, ये हुआ था कश्मीरी मुद्दे को लेकर। फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1965 का, तो ये पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, जो कि बांग्लादेश संकट को लेकर हुआ था। और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में, जो कि कारगिल युद्ध मतलब कारगिल संघर्ष था, उससे संबंधित है, ठीक है। यानी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये 4 युद्ध हुए थे। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सुलेमान भंडार नायके का संबंध किससे है? सुलेमान भंडार नायके जो है इनका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका के 1951 के चुनाव से संबंधित है, श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी से संबंधित है, श्रीलंका की उत्तरी पूर्वी भागों को मिलाकर एक विधानसभा बनाई जाए इसके समर्थक थे, ए और बी दोनों, ठीक है। तो देखिए 1951 के जो चुनाव हुए थे, ठीक है, श्रीलंका में, उसके ये श्रीलंका जो फ्रीडम पार्टी थी उसके ये नेता बने थे। यानी कि इनका श्रीलंका के 1951 के चुनाव और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो किसका उत्तराधिकारी है? आपके ऑप्शन है लीग ऑफ नेशंस, आसियान, यूरोपीय संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, यूएनओ का सबसे अधिक दिखने वाला चेहरा कौन सा है? यानी कि यूएनओ में सबसे अधिक चेहरा किसका दिखता है? महासचिव का, अध्यक्ष का, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो यूएनओ में प्रधानमंत्री होता नहीं है और अध्यक्ष जो है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही रहता है, फिर बचा महासचिव। तो यूएनओ का सबसे अधिक दिखने वाला जो चेहरा है, सार्वजनिक चेहरा, वो होता है महासचिव का, ठीक है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका सर्वप्रथम सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1961 बेलग्रेड में, 1950 बर्लिन में, 1949 हवाना में, या इनमें से कोई नहीं है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों, आंसर दीजिए इसका जल्दी जल्दी। इसका आंसर है 1961 बेलग्रेड में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या है कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अब यहाँ पे बताना है कि वैश्वीकरण के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, तो देखिए वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सांस्कृतिक समरूपता आती है, यानी कि लोग एक दूसरे की संस्कृति को देखते हैं, समझते हैं और अपनाते भी हैं, ये सही है। दूसरा है, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव जो है वो अलग अलग पड़ता है, हाँ ये सही है कि अलग अलग जो प्रभाव है वो पड़ता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है वस्तुओं, पूंजी और विचारों का प्रवाह, सही है। फिर फोर्थ है, वैश्वीकरण के समर्थन के लिए विश्व सामाजिक मंच की स्थापना की गई है, ये वाला गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण के समर्थन के लिए नहीं बल्कि वैश्वीकरण के विरोध के लिए विश्व सामाजिक मंच, जिसे WSF कहते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम, इसकी स्थापना की गई है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, फोर्थ वाला कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अब इसमें भी मिलान करना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है यूगोस्लाविया, तो यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्राज टिटो। ठीक है, मिस्र, एक सेकेंड इसका एरो में एक बार सही लेके आऊँ, हाँ ठीक है, मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर, भारत के तो आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू थे, और इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के थे वामे एनक्रुमा। तो यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्राज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 20। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि UNCTD की जो रिपोर्ट है इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए आपके ऑप्शन है, अल्प विकसित देशों को अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण होगा, हाँ ये सही है, इस रिपोर्ट में कहा गया था। अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजार में व्यापार करने का मौका मिलेगा, हाँ ये भी सही है। विकसित देशों से मंगाई जाने वाली जो प्रौद्योगिकी होगी वो अल्प विकसित देशों अल्प विकसित देशों में कम होगी, हाँ ये भी सही है। तो UNCTD की रिपोर्ट के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो यहाँ पे सही हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, आपके ऑप्शन है आघात पहुंचाना, उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो एक ही ऑप्शन में आपको दोनों ही मिल जा रहे हैं कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सोवियत संघ के विघटन का कौन सा इनमें से एक परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विघटन का कौन सा एक परिणाम नहीं है। तो सबसे पहला है शीत युद्ध खत्म हो गया, हाँ सही है, शीत युद्ध खत्म हो गया क्योंकि एक महाशक्ति तो खत्म होगी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विचारधारात्मक लड़ाई थी साम्यवाद और पूंजीवाद की वो खत्म हो गई। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बन गया, सही है। वैश्विक स्तर पर रूस और अमेरिका दो महाशक्ति बने, ये वाला परिणाम नहीं है, ये वाला कथन गलत है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात केवल एक ही महाशक्ति बची जो कि अमेरिका थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नेपाल में किन किन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला। नेपाल में वो कौन से जो नेपाल था उसमें त्रिकोणीय संघर्ष किन किन के बीच में चला था। राजा के सैनिकों, माओवादी और लोकतंत्र समर्थक, या उपरोक्त सभी। तो राजा के सैनिकों के बीच में, माओवादियों के बीच में, लोकतंत्र समर्थक जो लोग थे, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला था, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है ये स्थायी क्यों नहीं रह पाता है, ऐसे कौन से कारण हैं। आपके ऑप्शन है, धर्मगुरु और भूस्वामियों का सामाजिक दबदबा है वहाँ पे, सही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करता है, ये भी सही है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के उपरोक्त सभी कारण हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, WSF के बारे में कौन सा कथन सही है। WSF के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका पहला सम्मेलन 2001 ब्राज़ील में हुआ था। WSF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड सोशल फोरम। तीसरा है वैश्वीकरण के विरोध का ये मंच है, उपरोक्त सभी। तो WSF के बारे में उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल किसने किया है।
चीन ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने या रूस ने? तो इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है कि रूस ने सबसे अधिक बार सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का उपयोग किया और लगभग अभी तक केवल रूस जो है वो 141 बार यानी कि 141 टाइम्स इसने वीटो पावर का उपयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है ये पहले चैप्टर से कि जापान पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनके गुप्त नाम क्या थे? जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या हैं? लिटिल बॉय, फैटमैन, शॉर्टमैन या ए और बी दोनों? तो जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैटमैन दोनों ही हैं, यानी कि ए और बी ऑप्शन 4 जो है ये सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है हेग नीदरलैंड में, इंडोनेशिया जकार्ता में है, न्यूयॉर्क में है या फिर कहीं नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग नीदरलैंड में। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न बचता है, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है ये। एक सेकेंड, हाँ देखिए आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए मानदंड में कौन सा कथन सही है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की यदि किसी देश को सदस्यता प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो मानदंड सुझाए गए हैं वो उनके संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है? आपके ऑप्शन है सबसे पहले तो वो एक बड़ी आर्थिक एवं सैन्य ताकत होना चाहिए, दूसरा है विश्व स्तर पर आबादी के लिहाज से एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, और उपरोक्त सभी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सुझाए गए मानदंड जो हैं वो उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर उपरोक्त सभी सही है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, जिसमें आपको क्लास 12th की फर्स्ट बुक के 30 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। इन क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।